नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के तहत लोनी तहसील में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और एसडीएम लोनी दीपक सिंगनवाल के निर्देशन में कराया गया। इसमें अधिकारियों के साथ राशन कोटेदारों ने हिस्सा लिया और सरकार की नई व्यवस्था की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि प्रदेश सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनके लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं को लाभ मिलने की बात कही गई है। नई व्यवस्था के तहत सिंगल स्टेप डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई पास आधारित उचित दर विक्रय पॉइंट यानी कि FPS प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से लोनी के सभी जितने भी जो कोटे धारक हैं और जो हमारे यहाँ के देवतुल्य नागरिक हैं, उन सब की तरफ से बधाई। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना से लेकर के आज तक साक्षात अन्नपूर्णा का रूप बन करके फ्री में अन्न देने का, दाल देने का, तेल देने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन डीलरों को बड़ी सौगात देते हुए उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में बढ़ोतरी की है। अब राशन डीलरों को 90 रुपये की जगह 125 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं को फायदा मिलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई ई पॉश आधारित फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और राशन डीलरों ने हिस्सा लिया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राशन डीलरों की वर्षों पुरानी मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि लाभांश बढ़ने से उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वो बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। मंत्री जी, आज कार्यक्रम क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ राशन डीलर्स जो सरकार का एक तरह की आंख नाक कान होते हैं, जिनके माध्यम से सरकार भी बहुत सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, जिनके माध्यम से लंबे समय से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण का काम हो रहा है और पोश मशीन के माध्यम से होता है। पहले चोर बाजारी का आरोप राशन डीलर्स पर लगने का काम होता था, आज जो स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ जीने का काम कर रहे हैं, उनका जो इंसेंटिव है उसको बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने किया है। यानी उसको 90 पैसे से बढ़ा करके 1 रुपया 25 पैसे प्रति किलो किया। वहीं मुजफ्फरनगर सपा मुखिया अखिलेश यादव के कथित बयान को लेकर राष्ट्रीय लोकदल RLD कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में जुटे RLD कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाते हुए बयान वापस लेने की मांग की और RLD कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अखिलेश यादव ने RLD प्रमुख जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए अमर्यादित टिप्पणी की है। देखिए, वैसे तो बहुत ही निंदनीय बयान है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संगठन के बारे में, किसी नेता के बारे में उनको चवन्नी ठंडी बताना। पर मैं अखिलेश जी की बात का समर्थन कर देता हूँ कि कद बढ़ाने का अगर हमने श्री जयंत चौधरी का किया तो तुम्हारी साथ तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं दिया उनको, उनका हमेशा अपमान किया, तुष्टिकरण किया, उनको एक तरीके से उनका प्रयोग करके आप सत्ता में बड़ी संख्या में आपने पार्लियामेंट के लोग जीतने का काम किया, लेकिन देने का नंबर आया तो आपने कुछ नहीं दिया। सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कथित बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मुजफ्फरनगर के पुरकाजी स्थित अपने आवास पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने अखिलेश यादव के बयान को आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अनिल कुमार ने कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का सम्मान किया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक बयानबाजी में नेताओं को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने चुनावी आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास 47 सीटें थी, जबकि 2022 के चुनाव में RLD के साथ गठबंधन के बाद सपा को 111 सीटें मिली थी। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन ने सपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाया। अनिल कुमार आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि NDA गठबंधन सपा को क्लीन स्वीप करेगा। देखो, मुझे जो लगता है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कल बयान आया है वो नितांत ही आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और जिस तरह की ये भाषा इस्तेमाल की है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जलभराव की भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में जेवर पुलिस ने फेसबुक पेज
सच बोलो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस जांच में वायरल वीडियो एआई जनरेटेड पाई गई है। आरोप है कि वीडियो के जरिए एयरपोर्ट परिसर में जलभराव होने का भ्रम फैलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गलत छवि पेश करने की कोशिश की गई। नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा शिफ्ट इंचार्ज मयंक कुमार की शिकायत पर जेवर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार शुक्रवार को फेसबुक पेज सच बोलो पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित एक वीडियो अपलोड की गई थी। वीडियो सामने आने के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से इसकी सत्यता की जांच कराई गई। जांच में वीडियो के एआई जनरेटेड होने की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। जेवर थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बुलंदशहर सिकंदराबाद क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे 50 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात गुलावटी रोड स्थित मुर्गी फार्म के पास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान लियाकत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त लियाकत घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से उनके चेहरे पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हुआ घटना? मैं जो 3 बजे यहाँ तक लेटी, 3 बजे से पहले लेटी मैं यहाँ। लेटने के बाद जो मैं भीतर, ये बोले मुझसे कि भीतर कोई आ जा। मैं बोली ना मुझे गर्मी से लगी, लाइट ना आ रही। मैं भीतर चली गई। भीतर ये भी लेटे, मैं भी लेटी रही। ये बोले मेरे जी से घबरा रहा, मच्छर काट रहे, लाइट ना आ रही, बीमार है, हाड़ की वो है परेशानी है। बोले कहते मैं जो मुझसे बोले तू मुझे सुबह चाय बना दी, मैं काम पे जाऊंगा, काम कर रहे ही हैं, मैं काम पे जाऊंगा। मैं बोली ठीक है। अब मैं भीतर मैं लौंडिया लेकर भीतर चली गई। ये आन के यहाँ लेट, मैं बोली खाट निकालू ना। ये बोले ना इसे टूटी पे ही मिले। कितने बजे की घटना है सुबह? ये 3 बजे के लगभग की है। अच्छा। हाँ, फिर मैं जो भीतर चली गई ना मच्छरदानी, बोल मच्छरदानी मैं बोली मैंने आपको बता दें कि खुर्जानगर स्थित सूरजमल जाटिया अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि सुबह करीब 10:30 बजे तक कई डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहे, जिसके चलते अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में मरीज डॉक्टरों के आने का इंतजार करते नजर आए। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर चिकित्सकों के उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। डॉक्टरों के न मिलने से मरीजों में नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के भी ड्यूटी से गायब होने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकारी अस्पताल में समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे तो गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीजों का इलाज कैसे हो सकेगा। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की जांच करने और ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना भवन चौक बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला सोमवार को उस समय भक्तिमय वातावरण में बदल गई जब श्री राम कथा के शुभारंभ से पूर्व नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सिर पर कलश धारण किए महिलाओं की कतार, हाथों में धर्म ध्वजा और गूंजते जय श्री राम के जय घोष से पूरा नगर राममय नजर आया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा अग्रवाल धर्मशाला चौक बाजार से शुरू होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और स्थानों से गुजरते हुए कथा स्थल पर पहुंची। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर धार्मिक आस्था का परिचय दिया, जबकि पुरुष श्रद्धालु भी पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल रहे। जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा सहित संजय कश्यप, आशीष सिंघल, ब्रजेश वाल्मीकि, जगपाल सैनी, योगेश तायल, अमित गर्ग, नवीन बंधु और पीयूष गोयल समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रस्तावित आंदोलन से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्राधिकरण कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चारों तरफ बैरिगेटिंग की गई है। कई स्थानों पर जेसीबी और डंपर भी खड़े कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस व्यवस्था को लेकर है जहां किसान अपनी मांगों को लेकर पहले धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। आरोप है कि आंदोलन स्थल पर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर डाल दिए गए हैं, जिससे किसानों को बैठने की जगह ही खत्म हो गई है। इसे लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आंदोलन से एक दिन पहले किसान नेता डॉक्टर रुपेश वर्मा ने वीडियो जारी कर दावा किया कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पुलिस के जरिए आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रहा है। हालांकि उन्होंने किसानों से 17 अगस्त को हर हाल में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखने की अपील की। किसान लंबे समय से 10% आबादी के भूखंड, नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने समेत कई लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम नाहल में स्ट्रीट डॉग के हमले से गंभीर रूप से घायल हुए 4 वर्षीय मासूम की इलाज के दौरान दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद इलाके में भी आवारा कुत्तों को लेकर लोगों में चिंताएं और आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार अमन पुत्र अनीस 12 अगस्त 2026 को करीब 11:30 बजे घर के बाहर था। इसी दौरान
9 गजा पीर के पास करीब 5 से 6 स्ट्रीट डॉग ने उस पर हमला कर दिया। परिजनों के मुताबिक कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिजन उसे उपचार के लिए पहले डासना अस्पताल और फिर MMG अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के GTB अस्पताल रेफर कर दिया। GTB अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। रविवार सुबह डॉक्टरों ने इलाज के दौरान अमन की मौत की जानकारी परिजनों को दी। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम पसर गया। ACP सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर टीम को दिल्ली रवाना किया है। शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो है हमारे घर से बाहर निकल गया था, रास्ते में थोड़ा सा रास्ता भटक गया था। कुत्ते गली के फिरते हैं, बहुत कुत्ते थे। ये 3-4 कुत्तों ने घटना ऐसी की कि बच्चा हमारा बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। बहुत मार्मिक प्रकरण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस तरह की घटनाएं दुनिया में कहीं नहीं होती जो भारत में हो रही है। और मजे की बात यह है, बड़ी अजीब सी बात यह है, दुखद बात यह है कि ये जो कुत्ता प्रेमी है, ये अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि अगर जानवरों से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानवर और इंसान के बीच में अगर तुलना हो तो फिर कोई इंसान के आगे कोई दूसरी चीज ठहरती नहीं है, बिल्कुल भी दूसरी चीज कहीं भी नहीं ठहरती। तो इसके अंदर जब भी मैंने बात उठाई थी तो मुझे याद है कि गाजियाबाद की वहीं मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश अमर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग और कॉम्बिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान A to Z रोड के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अमर को गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके से हिरासत में लेकर इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने अमर के 2 साथियों निशु और विशेष को भी कॉम्बिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना नई मंडी को यह सूचना प्राप्त हुई कि चोरी और लूट की घटनाओं में संलिप्त कुछ शातिर अपराधी थाना नई मंडी क्षेत्र में किसी घटना को करने की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना पर थाना नई मंडी और सभी चौकी इंचार्ज सक्रिय हुए और सहावली रोड ये जो A to Z है, इसके पास चेकिंग लगाकर बेबीपुर चौक। वहीं नोएडा थाना सेक्टर 113 क्षेत्र स्थित हाइड पार्क सोसाइटी में 52 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान प्रभजोत कौर निवासी विकासपुरी दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार महिला अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी और पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने महिला के परिजनों से भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। वहीं गाजियाबाद ग्राम कनावनी में जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान एकजुट नजर आए। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी जमीन का उचित और न्याय संगत मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का आरोप है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि GDA उनकी जमीन के मुआवजे के लिए किसी दूसरे गाँव की दर लागू करने पर जोर दे रहा है। किसानों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि जिस गांव की जमीन अधिग्रहित की जा रही है उसी गांव के प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि कनावनी की जमीन का मूल्यांकन कनावनी के सर्किल रेट के अनुसार ही होना चाहिए। दूसरे गांव की दर लागू होने से किसानों और उनकी जमीन का वास्तविक और उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? लखीराम शर्मा। लखीराम जी, आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। क्या कुछ बात हो पा रही है प्रशासन से? किस तरीके से आप लोग आज भी चौथे दिन धरने पर बैठे हुए? अभी तक तो कोई बात नहीं आई है। प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। 3 दिन से हम बैठे हैं। लेकिन हमारी एक मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने 1/1/2020 का आदेश दिया है सर्किल रेट का। हमें उसी सर्किल रेट के हिसाब से अपनी ज़मीन का मुआवजा चाहिए और जो आबादी हमारी बन गई है उसको छोड़ा जाए। हमारा कहना यह है हमें सर्किल रेट का मुआवजा दिया जाए। हमारे गाँव का जमीन कराने के लिए है और हमारी आबादी छोड़ी जाए।
हाँ यही कहना है उनका। वहीं बुलंदशहर सिकंदराबाद पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 5 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों को बिलसुरी अंडरपास के पास 2 बाइकों के साथ दबोचा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी की 3 अन्य बाइकें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपियों को रोककर पूछताछ की गई। जांच में उनके वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी डिमांड के आधार पर बाइक चोरी करते थे और चोरी किए गए वाहनों को बदायूं से ले जाकर बेच दिया करते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सिकंदराबाद और गाजियाबाद क्षेत्र से बाइक चोरी करने की बात बताई। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 3 अन्य चोरी की बाइकें भी बरामद कर ली हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।